हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के एक मॉक टेस्ट पर, जिससे आपको जो है अपने आप को टेस्ट करना है और साथ ही हम हेल्प करेंगे यहाँ पर सही आंसर के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस मॉक टेस्ट के द्वारा अपने आप को जजमेंट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। इसमें केवल हिंदी के टॉपिक को लिया गया है दोस्तों, सारे के सारा हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पर टॉपिक हिंदी को ही लिया है दोस्तों। तो आप बिना देरी किए हुए इस क्लास को बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने लिया है इसमें कि निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर नासिक के व्यंजन बताना है कि कौन सा इसमें से नासिक की व्यंजन है। और ऑप्शन है आपके पास सौ, यों, गौ और जौ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा व्यंजन नासिक की व्यंजन है ये बताना है। तो दोस्तों, नासिक के व्यंजन को नासिका व्यंजन भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में नासिका शब्द आए तो दोस्तों समझ लीजिएगा नासिक की व्यंजन ही है। अब दोस्तों, आपने तो अपना आंसर इसमें जजमेंट कर लिया होगा, लेकिन अब इसमें आपको बताते हैं कि नासिका का मतलब होता है नाक से। ठीक है, तो कौन सा व्यंजन इसमें ऐसा है जिसको नाक से बोला या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, नाक से बोला जाने वाला व्यंजन कौन सा है दोस्तों इसमें, वो है आपका यों। क्या है दोस्तों, यों है दोस्तों। और हमारे पास नासिक के व्यंजन कितने हैं दोस्तों, ये आपको बता देते हैं। नासिक की व्यंजन है हमारे पास, एक तो अंग है दोस्तों, एक है अंगों है, एक यों है दोस्तों, और साथ में है एक अणो है। ठीक है, अणो भी नासिक की व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा नौ है दोस्तों, और मौ है। ठीक है, तो ये वो व्यंजन है दोस्तों, टोटल 6 हैं ये। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको बोलने के लिए नाक का यूज होता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए इनको नासिक की व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा ये, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर नासिक की व्यंजन, ओष्ठी व्यंजन, या मूर्धन्य व्यंजन, या कंठ तालव्य। तो ए और आई जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, इनको क्या कहेंगे ये बताना है। तो आपने अपने हिसाब से अपना आंसर लगा दिया होगा दोस्तों, उम्मीद है। और अगर पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ये ए आई वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। इनको कंठ और तालु वर्ण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कंठ और तालव्य वर्ण इनको कहा जाता है। ठीक है, ए आई जो है कंठ और तालव्य वर्ण होते हैं। यहाँ पर नासिक के ऑप्शन है दोस्तों, नासिक की अभी हमने चर्चा की थी, कौन कौन से वर्ण नासिक के होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर मूर्धन्य है दोस्तों। तो मूर्धन्य में कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों, एक तो होता है री होता है, और मूर्धन्य में दोस्तों री होता है। उसके अलावा जो टॉ वर्ण के होते हैं दोस्तों, ठीक है, टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, अणो। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों होता है सौ। क्या होता है, सौ। सौ कौन सा दोस्तों, ये दूसरे नंबर का सौ, तालव्य सौ नहीं, उसके बाद वाला सौ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, मूर्धन्य वर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओष्ठ वर्ण की दोस्तों, तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। ओष्ठ वर्ण होते हैं दोस्तों, एक तो ऊ होता है, और एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दो ओष्ठ होते हैं। और साथ ही प वर्ग होते हैं दोस्तों, प वर्ग इनको कहते हैं। तो प, फ, ब, भ और म। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, प वर्ग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कभी प वर्ग बोलिए, तो प वर्ग में ये आते हैं। और ओष्ठ के अंतर्गत दोस्तों प वर्ग के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। और मूर्धन्य में दोस्तों ट वर्ग तो आता ही है, टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, अणो। और साथ ही री और ये सौ, ये दोनों भी मूर्धन्य में आते हैं दोस्तों। और नासिक के में हमने अभी बताया था, नासिक में आते हैं अंगों, अंग, अंगों, यों, अणो, नो और मो।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों ये पूछा गया है कि हिंदी की जो वर्णमाला है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवाह वर्ण के बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन है ओ आ, या ई छोटी बड़ी, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या अंग अहो। तो दोस्तों जहाँ पर बात आती है अयोगवाह वर्ण की, तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, इसका आप सही आंसर लगाइएगा, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सही आंसर के साथ एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अयोगवाह वर्ण वो होते हैं जिनमें अनुस्वार और विसर्ग लगे होते हैं। ठीक है, अनुस्वार किसको कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है अनुस्वार। जो ये ऊपर बिंदा लगाते हैं दोस्तों, हम जैसे गंगा लिखेंगे तो गंगा के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा ना, गौ के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा चाँद लिखेंगे तो चाँद के ऊपर जैसे चाँद का वो लगाते हैं, बिंद लगाते हैं, तो उसको अयोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें ऐसे वो लगे रहते हैं, ऐसे जो है शब्दों को या ऐसे वर्ण को अयोगवाह वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो इस आधार पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? जिसमें ऊपर बिंदा हो या बगल में बिंदा हो। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों? अयोगवाह इनको कहते हैं। तो इसमें अनुस्वार भी लगा है, एक इसमें अनुस्वार लगा है अंग में, और अह में क्या लगा है दोस्तों? इसमें लगा है विसर्ग। क्या लगा है? इसमें विसर्ग लगा है, इसमें अनुस्वार लगा है। और जिनमें विसर्ग और अनुस्वार लगते हैं दोस्तों, ऐसे वर्णों को क्या कह देते हैं? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व जो है व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन किस में है? ऑप्शन दिया है दोस्तों पुनः, दिल्ली, इलाहाबाद, या उत्साह। तो किसमें द्वित्व व्यंजन है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों द्वित्व व्यंजन वो होता है जिसमें आधे वर्ण मिले होते हैं आपस में। ठीक है, जैसे आधा लो फिर पूरा लो। ठीक है, तो दिल्ली। तो ऐसे वर्ण को क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वित्व व्यंजन इनको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स एंड ह, इनमें से कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो हमारे पास चारों प्रकार के तीनों प्रकार के सौ और ह लिखे हैं दोस्तों, इनको किस प्रकार के व्यंजन में रखा गया है? तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, ये बताना है। इनको प्रकम्पी, स्पर्शी, इसको दोस्तों संघर्षी है ये। ठीक है, क्या लिखा है? संघर्षी, और यहाँ लिखा है स्पर्श संघर्षी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों? दोस्तों अगर बात करें तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये कहलाते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन भी इनको कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है इनको? संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सृष्टि जो है 4 प्रकार से लिखा गया है, और 4 प्रकार से लिखे हुए सृष्टि में से कौन सा जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये हमको चयन करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो हुआ था आपका लेक्चर का एग्ज़ाम, तो उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन 2-3 आए थे दोस्तों, जिनमें शुद्ध उच्चारण की बात आई थी, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आए थे, और वो थोड़ा कठिन महसूस हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए दोस्तों? बार बार प्रैक्टिस चाहिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि सृष्टि में दोस्तों सबसे थर्ड नंबर की सौ आता है, उसके नीचे रॉ लगेगा, और फिर आधी टी, उसके नीचे रॉ लगेगा, फिर आधा सौ, फिर टॉ को छोटी की मात्रा, सृष्टि यहाँ पर तैयार हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी हमने वही क्वेश्चन लिया है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? कृपा, कृपा, कृपा या कृपा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो शुद्ध रूप है वह है कृपा। ठीक है, अशुद्ध चीज़ हमको पढ़नी ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिमाग में घर कर जाती है और एग्जाम में फिर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेंगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि शुद्ध चीज़ों को डायरेक्ट उसी पर फोकस करो कि इसको शुद्ध रूप आएगा तो ऐसा हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी वही करना है दोस्तों को, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी, तहसीलदारी। तो ये तो बिल्कुल अशुद्ध है दोस्तों, ये भी अशुद्ध है। और ये भी तहसील कह रहा है दोस्तों, ये भी अशुद्ध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदारी। तहसील होता है दोस्तों अलग शब्द में, और दारी का मतलब पीछे से। ठीक है, तो तहसीलदारी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। इसमें कौन सा होगा? अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकिति। तो दोस्तों यहाँ पर ये चार तो बोलने से ही अशुद्धता दिख रही है कि किसमें शुद्धता है, ये भी पता चल रहा है दोस्तों। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने आंसर को जरूर महसूस कर लीजिएगा कि आप कौन सा करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए इसका नाम मॉक टेस्ट रखा हमने हिंदी के लिए। और अगर आप यहाँ पर सही प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो शुद्ध वर्तनी का चयन अगर की बात करें दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपकीर्ति इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। छोटी की और बड़ी ती, सॉरी, बड़ी की और छोटी ती की मात्रा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। ए है छह, बी है छह, तीसरा है छह, डी है छः। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है, तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी? वो है दोस्तों छः। ठीक है, दो जब छः लिखना होता है, सिक्स लिखना होता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इसके पीछे विसर्ग भी आता है दोस्तों। खाली छः लिख के नहीं होगा, छः के पीछे विसर्ग भी लगाना होगा, तब बन जाएगा छः। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें ढूंढना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तरुण, तरुण, तरुण और तरुण। तो दोस्तों इनमें से देखिए, आप देखेंगे पहले और दूसरे में थोड़ा माइनर अंतर है, और यहाँ पर तीसरा और चौथा भी थोड़ा पूरे मिलते जुलते हैं, केवल एक माइनर चेंज है। अब यही शुद्ध शब्दों को पहचान होती है दोस्तों। तो इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों तरुण ये गलत है, और इधर जो है तरुण भी दोस्तों रॉन्ग है। ये वाला तरुण भी गलत है दोस्तों, ये होता है तरुण। क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए वाला, इसका सही आंसर होगा। तरुण वाला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों संधि विच्छेद से संबंधित है। संधि विच्छेद से संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि महोष्म का संधि विच्छेद क्या है? तो महोष्म का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो महोष्म का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। महाधन ऊष्म। क्या होगा दोस्तों? महाधन ऊष्म बन जाएगा महोष्म। ठीक है दोस्तों, तो महोष्म का संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऊष्म है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आशीर्वाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आशीह धन वाद। आशीह धन वाद, तो बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा दोस्तों? आशीर्वाद बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों महेश का संधि विच्छेद बताइए। तो महेश का संधि विच्छेद बताइए दोस्तों। महाधन ईश, या महायधन ईश, महीधन ईश, या महीधन ईश। ठीक है दोस्तों, महीधन ईश। तो हमें जो है महेश का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों।
तो महेश का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो इसका जो सही आंसर वो बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि महाधनी इसमें क्या होता है दोस्तों, आ के बाद ई, आ धन ई। ठीक है, तो कौन सी संधि बन गई दोस्तों? तो यहाँ पर बन जाती है गुण संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है सन्मति। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, ये आपने बताना है दोस्तों। आराम से सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सन्मति का होता है दोस्तों सत धन मति, और सत और मति मिलके बनता है दोस्तों सन्मति। ठीक है, सत्य सन्मति का मतलब है अच्छी मति। ठीक है, अच्छे विचार आए, जिसके अच्छे भावनाएं हों। ठीक है ना दोस्तों, तो सन्मति उसको कहा जाता है। सन्मति का संधि विच्छेद हुआ सत धन मति होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अन्वय की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो शब्द है वो होता है अनुधन आय होता है। संधि विच्छेद में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुधन आय। ठीक है, तो बन जाएगा जो है अन्वय। ठीक है, अनुधन आय अन्वय बन गया। अब दोस्तों इसमें जो ऊ है पहले वाले में, अनु में नौ के नीचे ऊ आ रहा है, ऊ आ जाएगा, और ओ में ओ आ जाएगा। तो ऊ और ओ मिलके क्या बन गया, ये बड़ा ऊ बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। तो इसलिए बन जाएगा अन्वय, तो यानी कि वो बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो यहाँ पर जो प्रत्यय होता है दोस्तों, वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग जो होता है दोस्तों, वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी कि आदि में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन है इक, इन्नी और शित या इत। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? यह है इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय है निर्वासित में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर लेखक जो शब्द है, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है क, इक, आक और अक। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया होगा, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अक। अक ठीक आंसर है। लेखक, लेखक में क्या जुड़ा है प्रत्यय? दोस्तों अक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों जो अनुज शब्द है, इसको अगर हम स्त्रीवाचक बनाना है या इसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसको जो है कौन सा प्रत्यय इसमें जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन है इक, ईय, ई या आ। ठीक है दोस्तों, तो जब अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रत्यय होगा वो होगा आ। ठीक है, तो अनुजा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनुजा। ठीक है, तो ये इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीवाचक बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों जो सुत शब्द है, अगर इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है ई और आ या ई या इक। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें आ प्रत्यय लगाया जाएगा दोस्तों, तो सुता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुता।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो इसमें बहुब्रीहि समास कौन से शब्द में है दोस्तों? ऑप्शन है निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। तो दोस्तों इसमें किसमें बहुब्रीहि समास है, ये बताना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बहुब्रीहि समास की अगर बात करें तो उसमें जो है कोई तृतीय पद यहाँ पर प्रधानता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा पद ऐसा है जिसमें तृतीय पद जो है तीसरे पद की ओर संकेत हो रहे हैं दोस्तों, वह है पंचानन। पंचानन का मतलब है पंच हैं आनंद जिसके, यानी कि पांच हैं आनंद जिसके, यानी कि पांच हैं मुख जिसके। ठीक है दोस्तों। पांच हैं आनंद जिसके अर्थात भगवान शिव। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, इसका बहुब्रीहि समास इसलिए हुआ क्योंकि तृतीय पद प्रधान हो गया। तो पंचानन का मतलब यहाँ पर भगवान शिव की ओर संकेत किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। और आगे से जो है वो संख्यावाची भी है। तो जिसमें आगे से संख्यावाची शब्द हो और वो तृतीय पद प्रधानता को रिप्रेजेंट करता है, उस वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अव्ययभाव, और इसके अलावा कर्मधारय, और इसके अलावा नय नय, और अगला है बहुब्रीहि। तो निशाचर में कौन सा समास है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो निशाचर है ये है निशा में विचरण करने वाले। निशा में विचरण करने वाले अर्थात इनको बोला जाता है दोस्तों राक्षस। तो राक्षसों को निशाचर कहा जाता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर तृतीय पद प्रधान हो जाता है, तो ये भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण बनेगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो है अगला है चौराहा। तो चौराहा क्या है दोस्तों? चौराहा में आप देखते हैं कि बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययभाव या द्विगु कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास का इसको रखा गया, बट बहुब्रीहि समास इसमें गलत है। क्योंकि दोस्तों चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह, चार रास्तों के समूह को चौराहा कहते हैं, तो इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है। तो केवल संख्यावाचक है जहाँ पर चार रास्तों का समूह है। तो ये हो गया दोस्तों द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस मुख। दस मुख में कौन सा समास है? तो दस मुख में कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ पे ये बताना है। कर्मधारय या बहुब्रीहि या तत्पुरुष या द्विगु। ठीक है। तो यहाँ पर दस मुख में कौन सा समास है दोस्तों? तो दस मुख हैं, 10 हैं मुख जिसके। तो क्या हो गया दोस्तों? बहुब्रीहि समास। तो 10 मुख किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष मतलब सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा पुरुष। तो अच्छा पुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और कर्मधारय, चार ऑप्शन दिए हैं। बट यहाँ पर सुपुरुष मतलब सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा पुरुष जो अच्छे पुरुष को मतलब अच्छे कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए उसको सुपुरुष कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास को ये व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी की क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपने उन सभी अभ्यर्थियों को जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री, उसके अलावा जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जिनका एग्ज़ाम है, इसके अलावा ग्रुप सी के कोई भी कैंडिडेट्स हों, उनको आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि
जो है सभी के एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस में यही हिंदी का सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों बिना स्किप किए ज़रूर वॉच कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों हमारी लगातार जो क्लासेज आ रही हैं उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही दोस्तों आगामी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।